आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है रेंडो क्लासेस। इस चैनल पे आपको सभी तरह के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, पार्ट 1। हमारा लिस्ट ऑफ कंटेंट्स है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट 1, मतलब कि ये टॉपिक हम पार्ट 1 में यानी कि इस वीडियो में डील करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा पार्ट 2, उसमें हम लोग डील करेंगे जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। थर्ड पार्ट में एरिक एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। पार्ट 4 में सिगमंड फ्रॉइड का साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। पार्ट 5 में लॉरेंस कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। पार्ट 6 में लेव वाइगोट्स्की का सोशो कल्चरल थ्योरी। पार्ट 7 में द एनसीएफ एससी 2023 और पार्ट 8 में एमसीक्यू फ्रॉम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। यानी सारे टॉपिक से जितना भी एमसीक्यू होगा वो सारा हम लोग पार्ट 8 वीडियो में डील करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को डील करेंगे, जो हमारा पार्ट 1 है। हमारा पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी? डेवलपमेंट इज अ स्मूथ कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम कंसेप्शन टू adulthood. It does not happen in sudden jumps or stops. Each new skills build on previous ones. अच्छे से समझते हैं डेवलपमेंट क्या होता है कि शुरुआत से वो चलता है। मतलब कि जब एक बच्चा जब कोख में जन्म लेता है, कोख से लेके कोख से फिर जन्म लेना, जन्म लेने से फिर मृत्यु तक जितना भी चीज़ों को वो सीखता है वो सब आता है किसमें? उसका डेवलपमेंट में। और ये सारी चीज़ें जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, ये कंटिन्यूअस लगातार चलती रहती है, जहाँ पे हर एक बच्चा एक स्किल सीखता है और वो स्किल जो होता है वो बेस बनता है एक नए स्किल का। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। एक लाइन में बोल सके तो वैस लगातार चलने वाली प्रक्रिया, मतलब डेवलपमेंट कैसा है? एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया, जन्म से पहले से लेके मरने तक ये पूरा चलता है हमारा क्या? चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस। और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अगर हम डेली लाइफ एग्जाम्पल लें तो एक छोटा बच्चा जो होता है किलकारी मारने के बाद बैबल करता है, बैबल करने के बाद फिर वर्ड्स बोलता है, जैसे मम्मा, पापा, इस तरह से वो वर्ड बोलता है। फिर एक वर्ड के बाद फिर दो वर्ड बोलता है और फाइनली सेंटेंस बोलने लगता है। आप कभी भी नहीं देखिएगा कि एक बच्चा जो है वो सडनली फुल सेंटेंस बोलने लगे विदाउट ये प्रोसेस को क्रॉस किए हुए। तो यही होता है कंटिन्यूअस। मतलब कि पहले वो किलकारी मारा, किलकारी मारने के बाद बाबा बोला, बाबा के बाद फिर एक वर्ड बोला, फिर दो वर्ड बोला, फिर सेंटेंस बोलना शुरू किया। मतलब कि ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अनुसार उनका मानना था विजुअल एलिमेंट्स आर परसीव्ड एज फॉर्मिंग स्मूथ फ्लोइंग पैटर्न्स rather than abrupt or disjointed ones. For example, a series of dots arranged in an arc will be perceived as a smooth curve. मतलब कि जेस्टाल्ट साइकोलॉजी का सिंपल सा कहना था कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं और ये छोटे छोटे इवेंट जो होते हैं वो बहुत ही स्मूथ पैटर्न में फ्लो करते हैं, यानी बहते रहते हैं। और ये कहीं भी ऐसा फील नहीं हो कि वो डिसजॉइंटेड है, वो सारा एक अलग अलग पॉइंट्स है, हर एक डिसजॉइंट है, मतलब कि जॉइंट नहीं है, अलग अलग डिसजॉइंट है। बट बिकॉज फ्लो इतना अच्छा है कि वो सारे जो जॉइंट्स है, वो जो इवेंट्स है, वो डिफरेंट नहीं दिखते, बल्कि वो एक पूरा फ्लो में लगते हैं, पूरा एक पार्ट। मतलब कि कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये थोड़ी ना कि वो कंटिन्यूअस चलता जा रहा, कहीं छोड़ा नहीं है, बल्कि एक चीज को उसने सीखा, फिर बीच में गैप लिया, उसके बाद फिर किस चीज को सीखा, लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूअस है इसलिए ये जो गैप जो होता है वो दिखता नहीं। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लिया था कि एक पैटर्न बना रहा सर्कल या फिर एक लाइन, और उसको कैसे बनाया गया? डॉट से, जिसको अरेंज किया गया, लेकिन डॉट इतना करीब करीब था कि वो जो डॉट था वो पता नहीं चला था, बल्कि वो एक लाइन की तरह दिख रहा था, बिल्कुल एक स्मूथ कर्व की तरह। चलिए अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ 6-month-old who has been babbling ba 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 starts saying mama at 9 months. This illustrates option A, sudden jump in development, option B, continuity of development, option C, individual difference, option D, cephalocaudal trend. The answer will be continuity of development. Second question is, a child learns to stack 2 blocks at 12 months, 4 blocks at 15 months and 6 blocks at 18 months. This is an example. तो हम देख सकते हैं कि बच्चा जो है वो 2 ब्लॉक्स को 12 महीने में जमा कर लेता है, 4 ब्लॉक को वो अच्छे से 15 मंथ में कर लेता है और 6 ब्लॉक्स को 18 महीने में कर लेता है। तो ये है का, तो ऑप्शन है डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट,
ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ऑप्शन सी प्रॉक्सिमो-डिस्टल प्रिंसिपल, ऑप्शन डी मैच्योरेशन। द कंप्लीट आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब 4 स्टेटमेंट है जिसमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को अच्छे से दिखाता है। ऑप्शन ए, शी स्टार्टेड वॉकिंग ओवरनाइट एट 10 months। ऑप्शन बी, he slowly learned to crawl, then stand, then walk over several months. Option C, her twin sister walked much earlier than her. Option D, he uses his whole hand before using fingers. The answer is going to be option B, he slowly learned to crawl, then stand, then walk over several months. यानी कि ये 3 चीज दिखाया। पहले तो बच्चा घसक रहा था, घसकने के बाद फिर वो खड़ा होना सीखा, और खड़ा होने के बाद फिर वो चलना सीखा, वो भी कई महीनों में ये लगा। मतलब कि ये सिखाता है कि ये कंटिन्यूअस वो ट्राई करते रहा, उसके बाद उसने ये पूरा प्रोसेस को कंप्लीट किया। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, अ टीचर नोटिसेस दैट चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न टू रिकॉग्नाइज लेटर्स, देन साउंड, देन सिंपल वर्ड्स, देन सेंटेंसेस। दिस सोच, तो ये क्या दिखाता है? सो सिंपल सा है कि बच्चा सबसे पहले क्या सीख रहा है? लेटर को पहचानना, फिर साउंड को पहचानना, उसके बाद फिर सिंपल वर्ड्स को यूज करना। तो ऑप्शन में क्या है? तो पहला ऑप्शन है इंटर रिलेशन, ऑप्शन बी प्रिडिक्टेबिलिटी, ऑप्शन सी कंटिन्यूटी, ऑप्शन डी इंडिविजुअल डिफरेंस। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी कंटिन्यूटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पेरेंट्स ऑब्जर्व देयर चाइल्ड मूविंग फ्रॉम क्रोलिंग टू क्रूजिंग, वॉकिंग, होल्डिंग फर्नीचर टू इंडिपेंडेंट वॉकिंग। दिस ग्रेजुअल प्रोग्रेशन डेमोन्स्ट्रेट्स। मतलब कि बच्चा क्या हुआ, सबसे पहले वो खिसकना शुरू किया, उसके बाद फिर किसी चीज को पकड़ के वो चलने लगा, और उसके बाद फाइनली वो अकेला बिना किसी के मदद का वो चलने लगा। तो यह क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? पहला सिफेलोकैजुअल प्रिंसिपल, ऑप्शन बी कंटिन्यूटी प्रिंसिपल, ऑप्शन सी प्रॉक्सिमो-डिस्टल प्रिंसिपल, ऑप्शन डी मैच्योरेशन प्रिंसिपल। द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? कंटिन्यूटी प्रिंसिपल, यानी ऑप्शन बी। हमारा दूसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डेफिनेशन देखते हैं। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, they grow and learn at their own pace. No two children, even twins, are exactly alike in development. अगर हम लोग सीधा समझें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, तो हर एक बच्चा अपने आप में क्या है? यूनिक है, डिफरेंट है। वो जो सीखता है और जैसे जैसे वो बढ़ता है, उसका स्पीड सबका अलग अलग होता है। कभी भी दो बच्चे जो होते हैं, चाहे ना क्यों ना वो जुड़वा हो, दोनों का डेवलपमेंट जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है। स्टेजेस से सब सेम गुजरता है, बट उनका जो डेवलपमेंट रेट होता है, जो टाइम लगने वाला समय है, वो हमेशा डिफरेंट होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। एक खेल का मैदान में एक 3 साल का बच्चा जो है, हो सकता है ट्राईसाइकिल को आसानी से चला सकता है। वहीं पे एक और बच्चा जो है, वो सेम उतने ही उम्र का है, 3 साल का, लेकिन उसको जो है पैडल चलाने में दिक्कत होती है। मतलब कि दोनों नॉर्मल बच्चा है, कंडीशन भी सिमिलर है, बट एक चला पा रहा है जबकि दूसरा पैडल नहीं मार पा रहा। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि एक बच्चा जो है उसका रेट ऑफ डेवलपमेंट फास्ट है, वहीं पे दूसरे बच्चे का रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है? स्लो है। उसी तरह से एक और बच्चे को देखते हैं जो कि 5 साल में बहुत ही फ्लुएंटली पढ़ पा रहा है, लेकिन वहीं एक 7 साल का बच्चा है, वो नहीं पढ़ पा रहा है। इसका मतलब क्या है? उन दोनों का डेवलपमेंट रेट क्या है? डिफरेंट है। तो इसी तरह से हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट रेट होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंट। जैसे कि क्लाइड क्लकहोन और हेनरी मरे, ये दोनों ने का कहना था, ईच पर्सन इज लाइक ऑल अदर पीपल, सम अदर पीपल एंड नो अदर पर्सन। मतलब कहता है कि हर एक इंसान जो है वो एक जैसा है, एक आदमी दूसरे की तरह है, लेकिन कुछ जो है दूसरे लोगों की तरह है, और कुछ बच्चे ऐसे जो किसी की तरह नहीं। तो ये कोट ये बताता है कि दिस फेमस कोट फ्रेम्स द 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस फॉर स्टडिंग पीपल। मतलब कि जब भी हमें किसी की अध्ययन करना है, किसी इंसान को पढ़ना है, तो हमें ये 3 तरह का कंडीशन को देखना होगा। ह्यूमन नेचर, ग्रुप कंपैरिजन एंड इंडिविजुअल यूनिकनेस। मतलब सबसे पहले हम लोग व्यक्ति का नेचर को देखना होगा। नेचर को देखने के बाद हमको उनको ग्रुप से कंपेयर करना पड़ेगा। जब हम ग्रुप से कंपेयर कर लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हर एक बच्चा जो है अपने आप में यूनिक है, मतलब कि उसमें कुछ डिफरेंट क्वालिटी है। ये किनका कहना था? क्लकहोन और हेनरी मरे का। दूसरे सिद्धांत से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, in a kindergarten class, some children can tie shoelaces at 4 years, other at 5.5 years. This is explained by principle of continuity, principle of individual differences, cephalocodal principle, principle of predictability. Answer will be principle of individual difference, क्योंकि सेम काम है।
सेम काम को एक बच्चा 4 साल में कर रहा है, एक 5.5 साल में कर रहा है, तो इससे साफ पता चलता है ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू ब्रदर्स एज 5 and 6 both learn to ride a bicycle. The 5-year-old learns faster than the 6-year-old did. This shows, मतलब सिंपली कहता है कि दो भाई, एक 5 साल का है, एक 6 साल का है, और दोनों बाइसाइकिल चलाना सीखता है, लेकिन एक भाई जो है 5 साल का है वो जल्दी सीख रहा है, जबकि जो 6 साल का भाई है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे उसको सीख रहा है, मतलब उसका लर्निंग स्पीड थोड़ा स्लो है। सो ये क्या होता है, ऑप्शन है सम सेम रेट फॉर सिबलिंग्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड, और छठा है इंटर रिलेशन। द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अ टीचर हैज 20 चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज, सम रीड फ्लुएंटली, सम नो लेटर्स, some only recognize pictures. This best illustrates option predictability, option B continuity, option C individual difference, option D cephalocaudal development. The answer is going to be individual difference. Question number 4 कहता है, which daily life observation support individual differences. मतलब कि यहाँ पे कुछ options दिया है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा individual difference को statement support करता है। Option A, all babies sit before crawling. Option B, a 2-year-old may use a spoon neatly while another of same age spills food. मतलब एक 2 साल का बच्चा है जो कि चम्मच से आसानी से खा लेता है साफ़ सुथरा, बिना गिराए, बिना गंदा किए, लेकिन वहीं पे एक और बच्चा है सेम एज का, वो क्या करता है, जब भी खाना खाता है चम्मच से वो खाना गिरा देता है। ऑप्शन सी, हेड कंट्रोल कम्स बिफोर लेग कंट्रोल। ऑप्शन डी, बैबलिंग कम्स बिफोर वर्ड्स। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिकल ट्विंस रेज टुगेदर मे स्टिल रीच माइलस्टोन एट स्लाइटली डिफरेंट एजेस। दिस प्रूव्स, मतलब कि एक जुड़वा बहन हो सकता है, वो जुड़वा बहन जो है उनका जो गोल या माइलस्टोन जो है वो अलग अलग एज में हासिल करे। इससे क्या पता चलता है? ऑप्शन ए, इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग। ऑप्शन बी, नो टू चिल्ड्रन इवन ट्विंस डेवलप आइडेंटिकली। ऑप्शन सी, मैच्योरेशन इज फिक्स्ड। ऑप्शन डी, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, कि कोई भी दो बच्चा जो है, चाहे क्यों ना वो जुड़वा ही हो, जरूरी नहीं कि उनका डेवलपमेंट एक जैसा होगा। हमारा तीसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड लैंग्वेज आर कनेक्टेड, चेंज इन वन एरिया अफेक्ट्स अदर। मतलब सिंपल भाषा में बोले कि हमारा जितना भी एरियाज़ होता है डेवलपमेंट का, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशल हो या फिर लैंग्वेज हो, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम एक एरिया में भी अगर डेवलपमेंट करते हैं तो वो बाकी सारे एरियाज़ को वो अफेक्ट करता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब डेली लाइफ एग्जाम्पल अगर देखें तो इफ़ अ चाइल्ड इज़ टायर्ड, दे मे बिकम क्रैंकी एंड refuse to share toys and also struggle to focus on a puzzle। जैसे कि अगर एक बच्चा है जो थक चुका है, यानी कि फिज़िकली टायर्ड है, तो वो हो सकता है थोड़ा गुस्सा वाला बन जाए, सनकी बन जाए, या फिर उखड़ा उखड़ा बन जाए, और वो मना कर दे अपना खिलौना बांटने से, या फिर वो स्ट्रगल करे फोकस करने में पजल में। मतलब कि यहाँ पॉइंट क्या है, फिज़िकल डेवलपमेंट में असर पड़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये इमोशनल को भी असर दे रहा है, साथ ही साथ सोशल पे भी अफेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ कॉग्निटिव एलिमेंट पे भी असर कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा जो सीखता है कैच करना बॉल को, वो उसका फिज़िकल एक्टिविटी या फिर फिज़िकल एरिया है, फील्स प्राउड एंड बिकम्स मोर कॉन्फिडेंट टू प्ले विद फ्रेंड्स। जैसे वो कैच करना सीख जाता है, वो अपने आप पे प्राउड फील करता है, जो कि उसका इमोशनल एरिया है, और वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन के खेलने लगता है अपने दोस्त के साथ, ये जो कि उसका सोशल एरिया है। मतलब कि हर एक एरिया ऑफ डेवलपमेंट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम जॉन टी मकाडी के बारे में बात करें तो वो उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन के बारे में कुछ कहा था। क्या कहा था, चलिए देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन दैट एवरी पैटर्न इज फाउंड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ सिंपलर एलिमेंट्स एंड एवरी पैटर्न में इटसेल्फ बिकम अ यूनिट इन अ स्टिल हायर इंटीग्रेशन। मतलब जॉन टी मैकार्डी का सिंपल सा कहना था, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हर एक छोटा चीज़ जो है एक पैटर्न में इंटीग्रेट होता है, और छोटा से छोटा सिंपल से सिंपल एलिमेंट जो भी है वो भी एक बड़ा पैटर्न बनाता है, और वो बड़ा पैटर्न बन के वो खुद एक यूनिट के रूप में काम करता है। चलिए अब हम प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हु इज प्रेज्ड फॉर ड्राइंग अ पिक्चर, जो कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट में आता है, becomes more confident and draws more often
दिस सोज मतलब कि एक छोटा सा बच्चा है जिसका तारीफ किया गया है एक पेंटिंग बनाने के लिए, उसके बाद वो और भी कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो बहुत ही लगातार मतलब कि कई बार वो अब पेंटिंग पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो ये क्या दिखाता है? ऑप्शन ए सेफेलोकोडल ट्रेंड, ऑप्शन बी इंटररिलेशन प्रिंसिपल, ऑप्शन सी इंडिविजुअल डिफरेंस और ऑप्शन डी कंटिन्यूटी। तो आंसर क्या है? इंटररिलेशन प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं पहले तो उसको इमोशनल मिला, लेकिन वो इमोशनल की वजह से वो क्या हुआ, कॉन्फिडेंट हो गया और वो क्या हुआ, फिजिकल मोटर की ओर जाने लगा। मतलब कि इमोशनल वाला अफेक्ट किया किसमें? फिजिकल मोटर में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। रिया इज हंग्री एंड टायर्ड, सी रिफ्यूजेस टू शेयर टॉयज एंड क्राइज इजिली, दिस सिनारियो डेमोन्स्ट्रेट्स। मतलब कि सिंपल से रिया जो है वो भूखी थी, थकी हुई थी, उसने मना कर दिया अपना टॉय को शेयर करने से और वो बहुत आसानी से रोने लगी। तो ये क्या दिखाता है? तो इसमें हम लोग देखते हैं मल्टीपल एरियाज जो है वो इंडल्ज। तो ऑप्शन कहता है प्रिडिक्टेबिलिटी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रॉक्सिमिटी डिस्टल, ऑप्शन सी इंटर रिलेशन और ऑप्शन डी कंटिन्यूटी। तो आंसर क्या होगा? इंटर रिलेशन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है अ चाइल्ड विद डिलेड स्पीच इज ऑफन लेफ्ट आउट ऑफ ग्रुप प्ले एंड फील फ्रस्ट्रेटेड, दिस इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। मतलब एक बच्चा है जो कि बोलना देर से सीखा, मतलब कि उसका लैंग्वेज एरिया अफेक्ट किया है और अकेला हमेशा पढ़ जाता था ग्रुप में जब भी वो खेलता था, जो कि सोशल अफेक्ट था। एंड फील्स फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड जो फील करता था तो इमोशनल एरिया था। तो ये जो पूरा एक्सप्लेन करता है वो किसके अंदर आता है, किसको एक्सप्लेन करता है? सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑप्शन बी है प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, ऑप्शन सी सेफेलोकोडल प्रिंसिपल, ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है टीचिंग अ चाइल्ड टू कैच अ बॉल improves their self esteem and encourages playing with peers, this illustrate। तो सिंपली क्या है, अगर हम बच्चे को कैच लेना सिखाते हैं तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और उससे क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है जो कि उसका इमोशनल एरिया है। एंड इनकरेज प्लेइंग विद पेयर, जिसकी वजह से वो क्या होता है, दोस्तों के साथ खेलने के लिए इनकरेज होता है। तो ये हो गया हमारा सोशल एरिया। तो ये क्या दिखाता है कि एक एरिया में हम चेंजेस लाएं तो बाकी सब एरिया में भी चेंजेस आए। तो हमें ये दिखाता है क्या है? तो ऑप्शन ए प्रॉक्सिमो डिस्टल, ऑप्शन बी इंटर रिलेशन, ऑप्शन सी मैच्योरेशन, ऑप्शन डी प्रिडिक्टेबिलिटी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इंटर रिलेशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ malnourished चाइल्ड हैज पुअर concentration एंड इज इरिटेबल विद क्लासमेट्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, ऑप्शन सी प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, ऑप्शन डी सिफेलोकोडल प्रिंसिपल। तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली आंसर होगा ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अब आता है हमारा चौथा सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड, या फिर इसको हम लोग नियर टू फार भी कहते हैं। इसका मतलब को क्या होता है? तो प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड डेवलपमेंट स्टार्ट्स एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, स्पाइन और शोल्डर्स एंड मूव टूवर्ड टू द एक्सट्रीमिटीज, फिंगर टोज। ग्रॉस मोटर स्किल केम बिफोर फाइन मोटर स्किल। नाउ सी सिंपली प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड होता क्या है? तो जब भी हम लोग क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है बॉडी का या फिर ग्रोथ जो होता है बॉडी का, वो हमेशा कैसा होता है? तो सबसे पहले वो बीच में होता है और उसके बाद उसका साइड साइड को डेवलप होता है। जैसे कि आप एक पानी ले लीजिए, पानी में जब आप फिंगर को डालते हैं तो वो रिपल बनता है। वो रिपल एक जगह नहीं बनता है, चारों तरफ बनता है, राउंडली सर्कल बनता है और वो चारों तरफ फैलता जाता है। या फिर आप एक पेज लीजिए, उसमें पेन से एक डॉट बनाइए और उसके चारों तरफ आप सर्कल कीजिएगा। तो ये क्या होता है कि वो सर्कल से ही फैलता है और वो चारों तरफ जाता है, मतलब नियर से फार की ओर जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है स्पाइन शोल्डर्स, मतलब कि स्पाइन बनता है, फिर ऊपर शोल्डर बनता है और नीचे साथ ही साथ नीचे की ओर भी जाता है, मतलब वो चारों ओर जाता है। पहले नाभि, नाभि से स्टमक और ऊपर, और उसी तरह से फैलता हुआ पूरा बॉडी हमारा कंस्ट्रक्ट होता है चारों तरफ घूमता घूमता। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल है, ग्रॉस मोटर स्किल जो है वो पहले आता है और उसके बाद फिर हमारा आता है क्या? फाइन मोटर स्किल। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। A 6-month-old swings arms from the shoulder to bat a toy. A 12-month-old can point a finger. A 2-year-old can turn pages of a book using fingers. A 4-year-old can hold a pencil correctly and draw circle। इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि हर एक बच्चा जो होता है छोटे से बड़े की ओर वो पहले सबसे बड़ा जनरल यूज़ करता है, उसके बाद धीरे 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 छोटी छोटे बॉडी पार्ट को भी यूज़ करना सीख जाता है। जैसा कि एक 6 महीने का बच्चा है वो पूरा स्विंग में झूलता है, आर्म से लेकर शोल्डर तक पूरा उसी में लद के, ठीक है। और अगर 12 महीना का बच्चा बोले तो वो क्या होता है, एक बच्चे की तरफ या कहीं की और पॉइंट फिंगर कर सकता है, मतलब पूरा हैंड के साथ एक फिंगर उठा पाता है।
वहीं 2 साल का बच्चा जो वही एक उंगली से क्या हो सकता है, पेज टर्न कर सकता है किसी किताब का। और एक 4 साल का बच्चा है वो एक पेंसिल को होल्ड कर सकता है करेक्टली ड्रॉ करने के लिए। इससे क्या पता चलता है कि ग्रोस मोटर स्किल से हम लोग फाइन मोटर स्किल के साथ जा रहे हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नियर टू फार, या फिर तुम्हारा proximo distal trend. एक और एग्जाम्पल है, a baby first controls the shoulder and elbow, later the wrist and finally the small finger muscles for picking up a raisin। मतलब कि एक छोटा बच्चा क्या होता है, सबसे पहले वो अपना पूरा कंधा को यूज करता है, उसके बाद फिर एल्बो को इस्तेमाल करने लगता है, फिर रिस्ट का इस्तेमाल करता है, और फाइनली अपने फिंगर का इस्तेमाल करता है किसको उठाने के लिए, तो किसमिस को उठाने के लिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड या फिर नियर टू फार। अर्नल्ड जेसल के अनुसार उन्होंने कहा था प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड के बारे में, ही आइडेंटिफाइड द प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड इज वन ऑफ हिज 5 की प्रिंसिपल्स ऑफ मैच्योरेशन। मतलब जेसल का मानना था कि ये प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड क्या है, वन ऑफ द 5 मेजर पार्ट है किसका, मैच्योरेशन का। Jessel argued that development is not random but follows an order and orderly fashion, directed by pre-programmed genetic mechanisms. The proximo-distal trend specifically describes how development is consistently more advanced at the center of the body compared to its periphery। मतलब कि सिंपल सा जेसल का मानना था कि ये वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन का। दूसरा कहता है कि हमारा डेवलप रैंडमली नहीं फॉलो करता बल्कि एक ऑर्डर को फॉलो करता है, और ये ऑर्डर जो होता है हमारे जेनेटिक्स में प्री प्रोग्राम्ड होता है, मतलब पहले से वो फिक्स रहता है। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है डेवलपमेंट को कंसिस्टेंटली, और वो क्या करता है कि हमारे बॉडी को सेंटर से लेके उसके एजेस मतलब पेरीफेरी की ओर ले जाता है डेवलपमेंट के रूप में। ठीक है, और मतलब कि सेंटर से लेके साइड एजेस तक। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। A 6-month-old bats at a toy using the whole arm shoulder movement. By 12 months, the baby picks up a Cheerio with thumb and finger. This shows what? Option A cephalocaudal, option B proximodistal, option C continuity, option D predictability। तो आंसर क्या होगा, proximodistal, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है a 2-year-old points। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है a 2-year-old paints using whole arm strokes. A 4-year-old draws small shapes using finger control. This progression is option A cephalocaudal, option B proximodistal, option C interrelation, option D individual differences। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी proximodistal। क्यों, क्योंकि 2 साल का बच्चा पहले पेंटिंग कर रहा था कैसे, तो पूरा आर्म का यूज कर रहा था, लेकिन वही 4 साल का बच्चा जो होता है वो ड्रॉ कर रहा था किससे, फिंगर से। तो ये हमारा दिखाता है क्या कि हमारा नियर टू फार जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमो। क्वेश्चन नंबर 3, विच डेली लाइफ एग्जाम्पल बेस्ट इलस्ट्रेट्स द प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए बेबी होल्ड्स हेड बिफोर सिटिंग, ऑप्शन बी बेबी कंट्रोल्स शोल्डर्स बिफोर कंट्रोलिंग फिंगर्स, ऑप्शन सी बेबी बैबल्स बिफोर वर्ड्स, ऑप्शन डी बेबी वॉक्स बिफोर रन। तो यहाँ सिंपल सा हमें पता है कि ये हमारा नियर टू फार है, मतलब कि एक जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब कि पहले होल बॉडी को, फिर उसके बाद पार्ट छोटा छोटा को हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बेबी यहाँ पे पहले शोल्डर कंट्रोल कर रहा है, उसके बाद फिंगर्स को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, अ न्यू बॉर्न्स ग्रास्प रिफ्लेक्स यूजेज द होल हैंड, लेटर अ 9-month-old यूजेज अ पिंसर ग्रास्प थंब एंड इंडेक्स फिंगर। दिस इज मतलब कि एक न्यू बॉर्न बेबी है, पहले क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है होल हैंड हिला के, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या करता है कि वो पिंसर मतलब कि सिर्फ थंब और इंडेक्स फिंगर थंब एंड इंडेक्स फिंगर को यूज करके किसी चीज को पकड़ रहा है। तो ये किस चीज को दिखाता है, ऑप्शन ए सिफेलोकोडल, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमोडिस्टल, ऑप्शन सी कंटिन्यूटी, ऑप्शन डी मैच्योरेशन। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, अ चाइल्ड कैन किक अ बॉल बिफोर दे कैन विगल इंडिविजुअल टोज, दिस सपोर्ट्स। तो सिंपली ऑप्शन ए है सिफेलोकोडल, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमोडिस्टल, ऑप्शन सी इंटररिलेशन, ऑप्शन डी प्रेडिक्टेबिलिटी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब आता है हमारा 5वां सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकोडल ट्रेंड, जिसको हम लोग हेड टू टो कहते हैं। याद रखिएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल नैरो टू फार या फिर नियर टू फार, वहीं पे सिफेलोकोडल जो होता है हमारा हेड टू टो होता है। मीनिंग क्या होता है, फिजिकल डेवलप स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड एंड मूव्स डाउनवर्ड टू द फीट, कंट्रोल ओवर द हेड कम्स फर्स्ट, देन ट्रंक, देन लेग्स। मतलब सिंपल सा कहता है कि सिफेलोकोडल में जो डेवलपमेंट होता है वो सिर से शुरू होता है, और सिर से उसके बाद नीचे की ओर जाता है, मतलब सिर के बाद गर्दन, गर्दन के बाद शोल्डर, शोल्डर के बाद एल्बो, एल्बो के बाद चेस्ट, चेस्ट के बाद स्टमक, इस तरह से वो ऊपर से नीचे की ओर जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिफेलोकोडल ट्रेंड, हेड टू टो
इसको ये भी बोलते हैं। अब आता है डेली लाइफ एग्जाम्पल। अ न्यू बॉर्न कैन मूव देयर हेड स्लाइटली एट 3 months, दे होल्ड हेड स्टडी, देन दे पुश अप विद आर्म्स, देन दे सिट, finally they crawl and walk. You never see a baby using their legs skillfully before controlling their head. मतलब कि सिंपली वहाँ पे हम जहाँ ग्रोस मोटर से फाइन मोटर स्किल की तरफ जा रहे थे, यहाँ पे हम कलेक्टिव स्किल की तरफ जाते हैं। जैसे कि एक 3 महीना का बच्चा अपना हेड को स्टिल रखने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो अपने आर्म्स और को धकेलना सीख जाता है। उसके बाद फिर वो बैठना सीखता है, फिर खिसकना सीखता है, फिर चलना सीखता है। ये एक सीक्वेंस में चलता है। इसी सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकोडल। अब आता है अर्नल्ड जसल। उनके अनुसार ये था क्या, जसल आइडेंटिफाइड द सिफेलोकोडल डायरेक्शन इज वन ऑफ हिज कोर प्रिंसिपल्स डिस्क्राइबिंग हाउ द हेड, body and limbs develop sequentially in a child. According to Jessel, development always unfold in a fixed sequences and there is a genetic cephalocaudal in both prenatal and postnatal development. मतलब जैसे सिंपली कहता है कि सिफेलोकोडल जो होता है वो एक डायरेक्शन है जो कि एक कोर प्रिंसिपल के आधार पे बना हुआ है। इसमें वो डिस्क्राइब करता है कि हमारा सर, हमारा शरीर और हमारा बॉडी पार्ट जितना भी डेवलप होता है एक सीक्वेंस में डेवलप होता है। और इसी में जैसल ऐड करता है, वो बोलता है कि ये हमेशा डेवलप होता है एक फिक्स सीक्वेंस में, और ये फिक्स सीक्वेंस जेनेटिक्स में ऑलरेडी होता है। जैसा कि हमने प्रॉक्सिमल डिस्टल में भी इसने सेम चीज़ कहा था, बस उसमें डिफरेंस क्या था कि उसमें उन्होंने कहा था कि सिफेलोकोडल जो होता है वो हेड टू फुट की तरफ जाता है और ये प्री नेटल और पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में भी पाया जाता है। मतलब कि बच्चे का जन्म होने से पहले भी ये होता है और उसके जन्म के बाद भी, ये दोनों डेवलपमेंट में हमारा सिर से लेके पैर तक जाता है। बट जो बॉडी ग्रोस मोटर और फाइन मोटर स्किल होता है वो हमारा किस में आ जाता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल में। तो बस इतना ध्यान रखना है। सिफेलोकोडल प्रिंसिपल के अंतर्गत कई सारे क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन इन्फेंट फर्स्ट लर्न्स टू लिफ्ट देयर हेड, देन रोल ओवर, देन सिट, देन क्रोल, दिस सीक्वेंस फॉलोज। तो देखिए अगर प्रॉक्सिमो डिस्टल रहता है तो फाइन मोटर स्किल पे हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ फाइन मोटर स्किल पे नहीं देख रहे, कलेक्टिव मोशन पे देख रहे। देखिए सबसे पहले हेड आ रहा है, हेड के बाद फिर लुढ़कना आ रहा है, लुढ़कने के बाद फिर बैठना आ रहा है, फिर खिसकना आ रहा है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, ऑप्शन ए प्रॉक्सिमो डिस्टल, ऑप्शन बी सिफेलोकोडल, ऑप्शन सी इंटर रिलेशन, ऑप्शन डी इंडिविजुअल डिफरेंस। तो आंसर किस में आएगा हमारा, ऑप्शन बी सिफेलोकोडल। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विच डेली एक्टिविटी बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स cephalocaudal development? Option A, a baby uses pincer grasp before whole and hand grasp. Option B, a baby control eyes and head before controlling legs and feet. Option C, a child speaks words before sentences. Option D, a child draws circle before writing letters. तो ऑप्शन सबको आसानी से समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा। क्यों, क्योंकि बच्चा इसमें पहले अपनी आंखों और सिर को कंट्रोल कर रहा है, उसके बाद लेग और फीट का बात कर रहा है। तो साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है कि वो एक डायरेक्शनल पैटर्न है जो सिर से लेके पैर की ओर जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, सिफेलोकोडल। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अ 4 month old कैन होल्ड हेड स्टडी बट कैन नॉट येट स्टैंड, दिस इज बिकॉज। ऑप्शन ए, प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट इज इनकम्प्लीट। ऑप्शन बी, सिफेलोकोडल डेवलपमेंट प्रोसीड्स हेड टू टो। ऑप्शन सी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर प्रेजेंट। ऑप्शन डी, मैच्योरेशन इज डिलेज। The answer is going to be option B, why cephalocaudal development proceeds head to toe। इसमें बात ही किया गया है कि एक 4 महीना का बच्चा जो है वो अपना सिर स्टडी रख रहा है लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा, मतलब कि सिर से पैर की ओर, मतलब कि उसको और टाइम लगेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, फिजिकल थेरेपी फॉर अ चाइल्ड विद मोटर डिले ऑफन स्टार्ट्स विद नेक स्ट्रेंथनिंग बिफोर लेग एक्सरसाइजेस, दिस इज बेस्ड ऑन। तो ये सिंपल सा आंसर सबको मालूम है, ऑप्शन सी होगा, सिफेलोकोडल प्रिंसिपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अ बेबी कैन यूज आर्म्स टू पुश अप एट 4 months बिफोर क्रॉलिंग विद लेग्स एट 8 months, दिस फॉलोज। मतलब कि सबसे पहले एक बच्चा जो होता है वो अपना आर्म यूज कर रहा था धकेलने के लिए, उसके बाद फिर वो खिसकने का और पैर का यूज करता है कब, 8 महीने पे। तो ये किस तरह का ट्रेंड फॉलो कर रहा है, तो ऑब्वियस है पहले आर्म है मतलब टॉप, और उसके बाद फिर लेग है जो कि डाउन है। तो सिंपल सा आंसर क्या होगा, सिफेलोकोडल ट्रेंड, ऑप्शन बी। हमारा छठा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। अब होता ये क्या है, ऑल्दो रेट वेरीज द सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट इज द सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन, सम माइलस्टोन्स आर ऑलवेज रीच बिफोर अदर्स। मतलब हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग भले रेट वेरी करता है बट हम अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा बच्चा का डेवलपमेंट कैसा होगा। जैसे कि अगर हम एक 6 साल के बच्चे को देखते हैं कि वो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर पा रहा, तीसरा क्लास चौथा क्लास का
कैलकुलेशन वो कर ले रहा है 6 साल की उम्र में ही, तो हम लोग को ये पता चलता है कि उसका मैथ्स अच्छा रहेगा, उसका कैलकुलेशन अच्छा रहेगा, भले उसका रेट ऑफ डेवलपमेंट कैसा भी रहे, लेकिन हम लोग को पता है कि वो उसमें अच्छा ही करेगा। तो हम इसमें एग्जैक्ट गारंटी के साथ नहीं बता सकते हैं, बट हमें गेस कर सकते हैं, अंदाजा बता सकते हैं कि वो किधर जाएगा या कितना वो कामयाब उसमें होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। अब आता है डेली लाइफ एग्जांपल। एवरी चाइल्ड क्रॉल्स बिफोर दे वॉक, एवरी चाइल्ड babbles बिफोर दे स्पीक वर्ड्स, एवरी चाइल्ड सेज सिंगल वर्ड बिफोर टू वर्ड सेंटेंस, यू विल नेवर सी अ चाइल्ड हु वॉक्स फर्स्ट एंड देन लर्न्स टू क्रॉल। मतलब कि यहाँ साफ साफ आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कोई भी काम करने से पहले उसका सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस में हम करते हैं, ठीक है। बस टाइम का डिफरेंस होता है, कुछ वो सीक्वेंस को जल्दी पूरा कर लेते हैं, लेकिन कोई लोग जो है उसको ज्यादा करते हैं, लेकिन हमें पता है कि नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होने वाला है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब पहले स्टेज में रह के दूसरे स्टेज को हम लोग गेस करना। अब बीएफ स्किनर का क्या कहना था इसके बारे में, चलिए पढ़ते हैं। स्किनर्स एंटायर सिस्टम वाज बिल्ट ऑन द प्रीमिस that behavior, like any natural phenomena, follow lawful patterns that can be discovered through empirical observation. The goal was to move from simply describing behavior to being able to predict when it would occur. मतलब बीएफ स्किनर का जितना भी उन्होंने थ्योरी दिया था वो सारा से सारा थ्योरी ऑफ बिहेवियर इसी पे बेस्ड था। उनका कहना था कि हम लोग जो भी डेवलपमेंट होता है वो एक लॉफुल पैटर्न पे चलता है, और जिसको हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं किस पे, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पे। अब एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन होता क्या है, तो लाइव एक्सपीरियंस करना। मतलब कोई भी चीज को हम लोग जब लाइव एक्सपीरियंस करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। उनका गोल क्या था कि सिंपली डिस्क्राइबिंग बिहेवियर टू बीइंग एबल टू प्रेडिक्ट, मतलब कि एक बिहेवियर देख के ये डिस्क्राइब करना कि आगे क्या होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी से। पहला क्वेश्चन है, every child says mama before mama go and before mama go store. This universal order is called, मतलब कि ये हमारा एक ऑर्डर में चलता है। बच्चा सबसे पहले एक वर्ड बोलता है, फिर दो वर्ड बोलता है, फिर सेंटेंस बोलता है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑर्डर को दिखा रहा है, तो ऑप्शन ए कंटिन्यूटी, ऑप्शन बी प्रिडिक्टेबिलिटी, ऑप्शन सी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑप्शन डी प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रिडिक्टेबिलिटी। याद रखिएगा ये कंटिन्यूटी में भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस, वर्ड और मल्टीपल वर्ड्स का बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो वर्ड्स का बात नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट एग्जाम्पल ले रहा है, इसलिए ये किस में जाएगा, प्रिडिक्टेबिलिटी पे, क्योंकि वो अंदाजा लगाने का बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स प्रिडिक्टेबिलिटी? ऑप्शन ए, माई सन वॉक्ड एट 9 months बट माई डॉटर एट 14 months। ऑप्शन बी, ऑल चिल्ड्रन सिट बिफोर दे स्टैंड। ऑप्शन सी, she learned to write before drawing। ऑप्शन डी, he uses whole hand before fingers। मतलब क्वेश्चन सिंपल सा कहता है कौन सा प्रिडिक्टेबिलिटी को दिखा रहा है, तो ऑप्शन बी देखिएगा, सभी बच्चे बैठते हैं उसके बाद खड़े होते हैं। तो मतलब क्या, यहाँ पे ऑल चिल्ड्रन बात कर रहा है, तो ऑल चिल्ड्रन में हम क्या करें, मेनली गेस कर रहे हैं। अब हर चिल्ड्रन के बारे में आप गारंटी तो ले नहीं सकते ना, तो यहाँ पे क्या है, गेस हो रहा है। तो यहाँ जब गेस का सेंस आता है तो वो किस में जाता है, मेरा प्रिडिक्टेबिलिटी में जाता है, इसीलिए ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, अ पीडियाट्रिशियन टेल्स पेरेंट्स डोंट वरी इफ योर चाइल्ड इज नॉट वॉकिंग येट, बट इफ दे हैवंट क्रॉल्ड बाय 12 months we need to check. This is based on option A individual differences, option B predictability of sequence, option C proximo-distal principle and option D interrelation। मतलब सिंपल सा एक बच्चों का डॉक्टर है, वो पेरेंट्स को बोलता है कि चिंता नहीं कीजिए अगर आपका बच्चा चल नहीं रहा है, ठीक है। अभी अगर वो 12 महीने तक नहीं चलेगा या 12 महीने तक अगर वो घिसकना नहीं शुरू करता है तब आप आइएगा, तब कोई प्रॉब्लम को बात है। तो डॉक्टर क्या कर रहा है, तो वो गेस कर रहा है, वो बता रहा है कि अगर 12 महीने तक नहीं हुआ तब, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन बी प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ चाइल्ड टू स्पीक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बिफोर यूजिंग सिंगल वर्ड, दिस इज ड्यू टू द, इसमें भी सिंपल सा गैस कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, इन एवरी कल्चर चिल्ड्रन लर्न टू स्टैंड बिफोर दे वॉक, दिस यूनिवर्सल सीक्वेंस। देखो बार बार लास्ट में यूनिवर्सल सीक्वेंस आ रहा है, जब जब सीक्वेंस का बात आता है यूनिवर्सल सीक्वेंस और इस तरह का जनरल आइडिया का बात किया जाता है, तो वो मेनली प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में ही आंसर जाएगा। तो आंसर क्या होगा, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। हमारा 7वां सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेफिनेशन देखते हैं, डेवलपमेंट नीड्स बोथ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन मतलब होता है क्या, इटर्नल बायोलॉजिकल ग्रोथ,
एंड लर्निंग, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, या फिर इसको हम लोग डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। यू कैन नॉट फोर्स अ स्किल बिफोर द चाइल्ड इज़ बायोलॉजिकली रेडी, मतलब सिंपल सा कहता है मैच्योरेशन और लर्निंग होता क्या। मैच्योरेशन है क्या, एक बॉडी ग्रोथ जो हमारा फाइनल मैच्योर हो जाता है, अपने पीक पे पहुंच जाता है, उसी को बोलते हैं। मतलब कि अगर हाथ का डेवलपमेंट एक फिक्स इतना तक होगा, वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि हमारा हाथ जो है वह मैच्योर हो गया। और जब तक हमारा हाथ मैच्योर नहीं होगा तब तक वो फिर कंप्लीटली फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा हाथ फुल मैच्योर नहीं होगा तो वो जितना हमें इससे काम करना है उतना हम कर नहीं पाएंगे। तो यही होता है मैच्योरेशन ऑफ लर्निंग, कि अगर किसी भी चीज़ को सीखना है तो एक पार्टिकुलर बॉडी पार्ट को कम्प्लीटली मैच्योर होना होगा। ठीक है, कम्प्लीटली नहीं तो कम से कम पार्शली मैच्योर होना होगा, तभी वो होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, यू कैन नॉट टॉयलेट ट्रेन अ 9 month old बिकॉज द नर्वस एंड मसल फॉर ब्लैडर कंट्रोल आर नॉट मैच्योर इनफ। By 2 to 3 years, when maturation has happened, टॉयलेट ट्रेनिंग बिकम्स पॉसिबल। मतलब सिंपल सा कहता है कि 9 मंथ का बच्चा को हम लोग टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दे सकते, क्योंकि उसका ना तो नर्वस बना हुआ है, ना ही मसल सिस्टम अच्छे से बना है जिससे वो ब्लैडर को कंट्रोल कर सके। ठीक है, उतना मेच्योर नहीं हुआ, लेकिन 2-3 साल अगर हो गया तो उसका मेच्योर हो जाता है, तब जाके हम उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दे सकते हैं। मतलब मेच्योरेशन के बिना हम किसी तरह का लर्निंग उसको हम नहीं दे सकते, वो डिपेंड करता है पार्टिकुलर पार्ट्स में। सिमिलरली यू कैन टीच अ 2 year old टू रिसाइट द अल्फ़ाबेट रोट मेमोरी, बट ट्रू रीडिंग रिक्वायर्स ब्रेन मेच्योरेशन अराउंड एज 5 to 6। मतलब रट्टा मराने के लिए हम ABCD पढ़ा सकते हैं 2 साल के बच्चों को, उसका ब्रेन उतना अच्छे से डेवलप नहीं है, लेकिन उसको आदत बन जाएगा। लेकिन अगर हम उसको समझा के अगर पढ़ाना है कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इससे पहले ये आता है, तो उसके लिए हमको एक एज चाहिए जो कि 5 से 6 साल एज है, जब उसका ब्रेन मेच्योर इनफ हो जाता है वो सब चीज़ को हैंडल करने के लिए। मतलब बिना मेच्योरेशन के हम लोग लर्निंग को अच्छे से नहीं कर सकते। जैसे कि काफ्का का कहना था, मेच्योरेशन इज प्राइमरली डिपेंडेड अपॉन द लॉज ऑफ हेरिडिटी, while learning is a change in ability resulting from definite इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। मतलब काफ्का ने बहुत ही क्लियरली बता दिया है कि मेच्योरेशन क्या है, ये टोटली डिपेंडेंट होता है हेरिडिटी पे, हेरिडिटी का कानून और हेरिडिटी पे। जबकि लर्निंग जो होता है वो हमारे एबिलिटी में चेंजेस लाता है। और ये चेंजेस आता कैसे है, तो हमारे एक्टिविटीज़ से, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसी से हम लोग का एबिलिटी में चेंज आता है, और वही हमारा क्या कहलाता है, लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ मेच्योरेशन एंड लर्निंग से चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ मदर ट्राइज टू टीच हर 10 month old to use a spoon, but the baby keeps dropping it. By 18 months, the child uses it easily. This shows option A maturation, option B learning, option C maturation and learning, ऑप्शन डी इंडिविजुअल डिफरेंस ओनली। अब देखो सिंपल सा है, मदर क्या करी थी, कोशिश करी थी 10 महीने के बच्चे को खाना खिलाने का चम्मच से, तो उसका तो मेच्योर हुआ नहीं था उतना कि वो यूज कर सके, इसलिए वो चम्मच को बार बार गिरा दे रहा था। लेकिन जब वो 18 महीना का हुआ तो वो आसानी से चम्मच पकड़ के यूज कर ले रहा था। तो इसमें क्या आएगा, तो पहला चीज तो मदर उसको सिखाई, तो लर्निंग तो ऑब्वियस होगा। और दूसरा मसल मेमोरी मतलब मेच्योरेशन, मतलब इसमें मेच्योरेशन और लर्निंग दोनों, तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी मेच्योरेशन प्लस लर्निंग इंटरेक्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक 2 साल का सिखाया जा सकता है उसको अल्फाबेट रिसाइट करना रट्टा मारा के, लेकिन जो ट्रू रीडिंग होता है उसके लिए ब्रेन मैच्योर होना चाहिए। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो प्रॉक्सिमोडोस्टल प्रिंसिपल, ऑप्शन बी मैच्योरेशन एंड लर्निंग प्रिंसिपल, ऑप्शन सी सेफेलोकोडल प्रिंसिपल, ऑप्शन डी प्रिडिक्टेबिलिटी। तो सिंपल सा एक 2 साल का बच्चा है, उसको हम लोग रट्टा मारा के अल्फाबेट सिखा देते हैं, लेकिन वो ट्रू रीडिंग तो नहीं आता। ट्रू रीडिंग मतलब समझना होता है, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं उसको समझना है, उसी को हम लोग ट्रू रीडिंग कहते हैं। तो ट्रू रीडिंग तो उसमें आएगा नहीं, क्योंकि ब्रेन मैच्योर हुआ नहीं। तो यहाँ किसका बात हो रहा है, मैच्योरेशन का। तो सिंपली किसमें आएगा, ऑप्शन बी मैच्योरेशन एंड लर्निंग प्रिंसिपल। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैच्योरेशन बीइंग नेसेसरी बिफोर लर्निंग। ऑप्शन ए, a baby practices walking and falls many times. Option B, a 5-year-old learns to tie shoelaces quickly, but a 2-year-old cannot. मतलब एक 5 साल का बच्चा जल्दी जूता का फीता बांधने आता है उसको, लेकिन 2 साल का बच्चा उसको नहीं बांध सकता। ऑप्शन सी, a child learns to draw by copying. ऑप्शन डी, वन ट्विन टॉक्स अर्लियर देन द अदर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्लियर है। ठीक है, कि एक 5 साल का बच्चा जो है जूते का फीता पहले जल्दी सीखता है 2 साल के बच्चे के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि 2 साल के बच्चे का उतना मेच्योर हुआ नहीं होता है। तो यहाँ पे मेच्योरेशन का बात हो रहा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर सी, रेडीनेस प्रोग्राम्स इन स्कूल्स आर बेस्ड ऑन द आइडिया दैट, मतलब रेडीनेस प्रोग्राम जो होता है वो किस आइडिया पे बेस्ड होता है। ऑप्शन ए, एनी स्किल कैन बी टाउट एट एनी एज। ऑप्शन बी, learning depends on genetic maturation. ऑप्शन सी, environment has no role. ऑप्शन डी, all children learn at some rate. तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब कि जितना भी रेडीनेस प्रोग्राम जो स्कूल का बेस्ड होता है
वो किस पे होता है, रेडीनेस, मतलब कि वो मेच्योर हुआ है कि नहीं, उसके लिए तैयार है या नहीं, तो इस ऑब्वियस इसमें मेच्योरेशन आएगा। आंसर होगा ऑप्शन बी, लर्निंग डिपेंड्स ऑन जेनेटिक मेच्योरेशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। अ पेरेंट कंप्लेन्स, आई ट्राइड टू टॉयलेट ट्रेन माई 14-month-old फॉर मंथ्स बट आई फेल्ड। एट 26 months he learned in 1 week. दिस बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट। तो ऑब्वियस से क्वेश्चन रिपीटेड टाइप का है, तो इसमें आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ मेच्योरेशन एंड लर्निंग। Thank you for watching this video. If you like the video, please like it and subscribe our channel. If you have any doubt or if you need any other videos on any other topic, you can comment in the box. Thank you.